साथ रोहित पुनेठा लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। महोबा में दूल्हे ने बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी बारात निकाली। उत्तर प्रदेश के महोबा में दिलीप नाम के दूल्हे ने बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी बारात निकाली। वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा फूलों से सजी बैलगाड़ी को खुद चला रहा है। लड़की वालों ने भी फूलों से बारात का स्वागत किया। बताया जा रहा है बैलगाड़ी पर बारात ले जाना बुंदेली परंपरा का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सुमित प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। लोग उसे समझा ही रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ने से वो टावर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर इलाके में मेन होल में गिरने से मजदूर बिरजू की मौत हो गई। पुलिस ने बिरजू के शव को मेन होल से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के दोस्त सुनील ने बताया कि रात को बिरजू अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौट रहा था, तभी वो खुली मेन होल में गिर गया। रोहिणी सेक्टर 32 में मेरी मौजूदगी है और जहां पर देखिए आपको यही वो मेन हॉल है जो कि बिरजू की मौत का कह सकते हैं कि जो कि उसको निगल गया या यूं कहें कि मौत का कारण बना। आपको बता दें कि सोमवार की ये घटना थी। यही मेन हॉल था जिसमें अचानक से बिरजू अंधेरे के चलते इस मेन हॉल में गिरता है। 32 साल के बिहार के रहने वाले बिरजू की मौत हो जाती है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड से भरा टैंकर बेकाबू होकर पालघर के एक होटल में जा घुसा। हादसे का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बड़कू शर्मा और काजल देवी पर पंचायत ने जुर्माना लगाया था, जिसके बाद से दोनों को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही से लोगों में हड़कंप मच गया। मामले का एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह हाथियों के अचानक सामने आने से स्कूटी सवार शख्स घबरा जाता है और अपना नियंत्रण खो बैठता है। पास के खंबे से जा टकराया। गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार थार ने ऑटो को टक्कर मार दी और फरार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे टक्कर लगते ही ऑटो में बैठी एक महिला अपने दूध मुँहे बच्चे को गोद में लेकर कूद जाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने थार पर पत्थर भी फेंका, लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। एसओ अभिनव मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के माधोपुर में एक शख्स फायरिंग कर रील शूट करता नजर आया। वीडियो में शख्स रिहायशी इलाके में बेखौफ होकर हवा में गोलियां दागता दिख रहा है और उसके कंधे पर बंदूक है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। बिहार के गयाजी में बीडीओ राकेश कुमार 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारी सुचिता रंजनी की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई। सुचिता रंजनी ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री की दीवार पास कराने के एवज में राकेश कुमार ने 1 लाख की मांग की थी। सौदा 2 किस्तों में तय हुआ। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले जाति की लड़ाई तेज होती दिख रही है और इसमें घी डालने का काम कानपुर की एक वायरल लड़की के बयान ने किया। आपने सुना होगा बयान, ठाकुर हूं मैं। इससे शुरू हुआ विवाद ब्राह्मणों पर आ गया। बैंककर्मी आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी की लड़ाई ने इंटरनेट को इस वक्त 2 गुटों में बांट दिया है। कैसे इस वक्त इंटरनेट पर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो रहा है, इस पूरे हंगामे के बाद, इस पूरे एपिसोड के बाद रिपोर्ट देखिए आप। जुबानी लड़ाई जाति पर आई। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे ठाकुर हूं मैं से शुरू हुआ विवाद ब्राह्मण पर आया। मैं ब्राह्मण हूं। बैंक कर्मियों की बहस बनी जातीय जंग। पहचान या पॉलिटिक्स। कैमरा अगर हो अगर कानपुर से उठी आवाज, देश की बहस बन गई। कानपुर से एक वीडियो सामने आता है। ये लड़की पूरे आत्मविश्वास से कहती है मैं ठाकुर हूँ। जी हाँ, ठाकुर हूँ मैं, ज्यादा ना करना।
कानपुर के एक बैंक में गूंजा ये एक जुमला अब सोशल मीडिया पर जातीय जंग की वजह बन गया है। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच शुरू हुआ ये मामूली झगड़ा अब मानहानि तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां आस्था ने रितु के पति पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान की बात कही, तो वहीं रितु ने भी ब्राह्मण होने पर गर्व जताते हुए पलटवार किया। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है। और बैंक के भीतर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने इंटरनेट को दो गुटों में बांट दिया है। ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ, जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ, जिसको गालियाँ सुनाई गई वो मैं हूँ, जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे पत्नी। निजी बैंक के भीतर दो महिला कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद अब दफ्तर की चार दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया के अखाड़े में पहुंच गया है। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच हुई इस बहस ने अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई का रूप ले लिया है। मैं ब्राह्मण हूँ। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। बताया गया है कि ये घटना 6 जनवरी की है। रितु त्रिपाठी बैंक में अपना इस्तीफा देने गई थी, उनके साथ उनकी ननद भी थी। रितु का आरोप है कि वॉशरूम के गेट को लेकर आस्था और उनकी ननद के बीच मामूली बहस हुई थी। इसके बाद जब शाम को रिवीलिंग लेटर नहीं मिला तो रितु त्रिपाठी के पति उन्हें लेने आए और काम में हो रही देरी पर पुलिस बुलाने की बात कही। इससे आस्था भड़क गई। आस्था ने उन पर लैपटॉप फेंकने की कोशिश की और जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें। 6 जनवरी को हुई इस घटना के बाद से अब तक सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप तैर रहे हैं। कमेंट्स में लोग अपनी अपनी जाति के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, जिससे मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा गर्मा गया है। आस्था का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां भी की जा रही है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरे आप सभी के हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं। 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिलहाल इस विवाद में सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोनों ही महिलाएं अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कानपुर पुलिस भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। सवाल ये कि क्या ये महज पहचान का गर्व है या फिर जाति की राजनीति का नया चेहरा? क्या युवाओं की भाषा बदल रही है या सियासत का अंदाज? क्या जातीय पहचान को इस तरह सार्वजनिक रूप से उभारना समाज को बांटता है? क्या जाति की राजनीति खत्म हुई है या और मजबूत हो रही है? और उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में
इस जाति की लड़ाई से किसे फायदा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इधर सोमालिया से खबर यह है कि हिंद महासागर में एक विमान क्रैश हो गया है। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, यानी कि जैसे ही इस विमान ने उड़ान भरी, इसके फौरन बाद ही कुछ टेक्निकल खराबी के चलते ये विमान जमीन पर आ गया। बताया जा रहा कि इस विमान में 50 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स के साथ मोगादिशु से सोमालिया के गुरियल शहर लोग जा रहे थे। रात की बात यह है कि विमान में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी की भी जान इस हादसे में नहीं गई है। वरना जिस तरीके का ये हादसा था उसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, क्योंकि आप समझिए 55 लोग इस विमान में सवार थे। और आपने जो विमान के हादसे हाल फिलहाल में हुए हैं, चाहे मैं अहमदाबाद का जिक्र करूं या फिर बात करूं, तो आप देखिए कि कितने जबरदस्त ये हादसा था। तस्वीरें देखिए। इधर मेरठ में कथित लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठन ने हंगामा कर दिया है। इस सब के बीच मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा नाम की एक महिला है जो सामने आई है और वो कह रही कि वो शादी करके रहेगी। इस महिला का कहना है कि वो सनातनी नहीं है, वो अम्बेडकरवादी है। 6 साल से साहिल का उसके घर आना जाना है। उसने कहा कि मेरा पूरा परिवार और लड़के का परिवार राजी है। हिंदू संगठन कौन होते हैं मेरी शादी को रुकवाने वाले? शादी के कार्ड भी छप चुके हैं, लोगों के बीच बढ़ चुके हैं और गंगानगर का बाकायदा एक रिजॉर्ट है जो शादी के लिए तय किया गया है। लड़की का आरोप यह है कि बिना मतलब के इशू बनाया जा रहा है। वो कह रही है कि हिंदू संगठन कौन होते हैं इस मामले में बोलने वाले। वो कहती है कि 13 फरवरी को मेरी शादी होने वाली है और वेन्यू वालों से बोल रहे हैं कि शादी कैंसिल कर दीजिए। ये आरोप हिंदू संगठनों पर लग रहा है। इस लड़की का आरोप यह है कि गुंडागर्दी की जा रही है और उसकी शादी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। इस लड़की का ये कहना है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी और अपने बचाव में लड़की ये भी कहती है कि मैं सनातनी नहीं हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं जहां चाहूं मैं शादी कर सकती हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शावेज का असली नाम शावेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शावेज के परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। एक हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जो उन्होंने अपने कार्ड छपाए उसमें शावेज छपाया है, आपके कार्ड पे साहिल छपा है। हाँ सर, मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीजन ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। ये शादी बौद्ध धर्म से हो रही थी, लेकिन कुछ बजरंग दल के नेता हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं। जबकि मैं मेरी फैमिली पूरी राजी है, मेरे रिश्तेदार आए हुए शादी के लिए। अब इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लव जिहाद है और लड़के का नाम सावेज है। मेरे को पहले से पता था। लड़के का नाम हमने साहिल रखा अपने अकॉर्डिंग, हमने उसको निकनेम दिया है। लड़के का आना जाना था घर में? लड़के का आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिना मर्जी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी आपकी मर्जी? शादी मेरी मर्जी से हो रही है, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी से। 400 जनों का प्रोग्राम था। अब ये सब इसके खिलाफ होते तो 400 लोग कैसे आते फिर? नहीं, सगे मेरी भतीजी है। लड़का मोहम्मद से पहला बुलाकर शादी कर रहा है। इसके हम विरोध में है। प्रॉपर्टी का मामला है। क्या मांगे तुम्हारी? हमारे तो इंसाफ चाहते हैं, शादी ना हो, बस 13 तारीख को शादी है, आज सगाई है, ये देना चाहिए। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की तो कह रही है तैयार हूँ, वो तो हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ है। मेरठ की गंगानगर की रहने वाली एक हिंदू बच्ची के साथ लव जिहाद हुआ है और उस लव जिहाद में पिछले 6 साल से फंसी हुई है। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खुद की परिवार की इज्जत जा रही है, क्या समाज की जा रही है, हिंदू समाज की। और वो जिहादी, उसका नाम साहिल है। हिंदू जो कार्ड है शादी का लड़की का, उसमें तो साहिल लिखवाया और जो दूसरा कार्ड है जो रिसेप्शन का वलीमे का जो लिखवाया, उसके अंदर जो है सावेज राणा लिखवाया। तो यहाँ भी समाज के अंदर जो है हमारे जिहाद फैला रहा। मतलब हिंदू नाम साहिल भी रखते हैं तो उसका साहिल के नाम से हिंदू को बरगलाया जा रहा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, 13 फरवरी 2026 को पैराडाइज मंडप में गंगानगर में शादी होने जा रही है, वो रुकवाई जाए। उसके साथ आज 9 फरवरी को यहाँ 7 फेरे मंडप है 7-11 के नाम से, उसके अंदर जो आज सगाई है, दोनों ही सगाई शादी हर चीज रुकेगी। हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बीच वृंदावन से एक बड़ी खबर एक आ रही है जहां पर होटल में आग लग गई है। होटल का उद्घाटन का ही मौका था और इसी दौरान जबरदस्त आग लग गई। आप आग की तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। जैसा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस विकराल आग की वजह बना है और देखते ही देखते इस आग ने एक जबरदस्त रूप ले लिया।
फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। होटल की ऊपरी मंजिल पर कुछ लोग फंसे हुए थे और पुलिस ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया है, ये जानकारी मिल रही है। एक महिला और एक बच्ची इस आग में झुलस गए हैं। वृंदावन का होटल है जिसमें ये जबरदस्त आग लगी थी। 40 लोग अंदर थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, आग लगी। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ट्रांसफार्मर से ये आग फैली और देखते ही देखते इसने इस पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया और आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को फौरन खबर की गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन वगैरह फायर ब्रिगेड की बुलाई गई और फिर क्रेन की मदद से जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया। आप देखिए कैसे बैरिकेड करके लोगों को पहले पीछे रोका गया ताकि अगर बिल्डिंग वगैरह गिरे इस आग के चलते तो कोई नुकसान ना हो। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग को बुझाने की कोशिश शुरू की। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ख़ास बात यह कि आज जब आग लगी इस होटल में तो आज ही इसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के दौरान ही इस होटल में आग लग गई। 40 लोग अंदर फंसे थे लेकिन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है। एक महिला एक बच्ची झुलसे हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही। तो वृंदावन में इस होटल में आग लगी है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी विकराल रूप इस आग ने ले लिया था और लोग अंदर फंसे हुए थे। उनको पहले कहा गया कि आप छत पर पहुंचिए, टॉप पर पहुंचिए। लोग ऊपर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पीछे ऊपर छत पर लोग खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद क्रेन मंगाई गई और फिर क्रेन से एक एक करके इन लोगों को लटका कर फिर नीचे उतारा गया क्योंकि अंदर से निकलने का कोई रेस्क्यू का कोई रास्ता था नहीं, तो छत से इन लोगों को बचाया गया। देखिए, वृंदावन में ये रुक्मिणी विहार है। यहाँ एक नया होटल आज बनाया गया था। सिद्ध विनायक होटल है जो 24 रूम का है। आज ही इस होटल का इनके द्वारा पूजा पाठ करके उद्घाटन किया जा रहा था। इनके सुभाष अग्रवाल जी हैं। इनके ही परिवार के लोग, बच्चे और परिवार के लोग होटल में थे। कोई बाहर का जो पर्यटक है या कोई बाहर का आदमी यात्री आकर के नहीं रुका हुआ था। और इधर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9,12,000 करोड़ का बजट आज पेश किया है। यूपी सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, युवाओं के लिए नए रोजगार और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही कृषि योजनाओं के लिए इस बजट में लगभग 11,000 करोड़ की रकम रखी गई है। पूरा बजट योगी सरकार का क्या कहता है उसके एक एक पॉइंटर्स मैं आपको बताता चलता हूं। मैंने मेन हाइलाइट्स आपको बताई हैं, लेकिन इस बजट में क्या खास है वो आपके लिए जानना जरूरी है। पूरे बजट की जो राशि है 9,12,000 करोड़ के आसपास है। ये 9,12,000 करोड़ का बजट जिसे आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में पेश किया, जिसमें लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए देने का ऐलान आज जब इस बजट को पेश किया गया तब उसमें किया गया। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया गया है और 3 यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, उनके लिए भी धनराशि का इंतजाम आज इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है इस 9 लाख करोड़ रुपए में से, ताकि जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, यानी कि रोजगार का भी वादा इस बजट में योगी सरकार की तरफ से किया गया है। वर्किंग महिलाएं, उनके लिए हॉस्टल्स होंगे, क्योंकि वर्किंग वुमेन के सामने एक समस्या आती है कि कहां रुके, कैसे रुके, तो ऐसी वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान भी इस बजट में है। कृषि योजनाओं के लिए बजट में लगभग 11,000 करोड़ का आवंटन यूपी की योगी सरकार ने किया है और 9 साल में कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाया गया। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही जब बजट पेश कर लिया गया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कर रहे, तो अपने संबोधन में ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नव निर्माण की
एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महिलाओं का बजट, युवाओं का बजट और किसानों का बजट बताया। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा, कहा ये आखिरी बजट है, इसके बाद अब बजट पेश कर नहीं पाएंगे। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है योगी सरकार के इस बजट पर? वाराणसी के कुछ लोगों से हमने राय जानी है, देखिए आप क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट सामने आया है। बता दें कि 9,12,000 करोड़ रुपए का यह बजट रहा। हमारे साथ आज काशी में कई सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम जन को इस बजट से कितना लाभ हुआ है। जी, जो बजट आया है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, चुनाव जब आते हैं तो बजट आते हैं, तो चुनावी बजट है। महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों के लिए कुछ नहीं है, सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो हस्तकला का काम करते हैं, सोनार हस्त शिल्प कला, उन कारीगरों के लिए क्या मिला है? झुनझुना। तो आज जिस तरह से सोना चांदी अपने चरम सीमा पे कगार पे है, उस तरह से जो अंगूठी बनाने वाले कारीगर हैं, जो मध्यम परिवार से आते हैं, जिससे पुश्तैनी काम कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो खुदरा बाज़ार स्थापित किया जाता है, आज जो रेड कारपेट घरानों को जगह मिल रही है बड़े स्तरों पे, खुदरा बाज़ार समाप्ति के कगार पे हैं। खुदरा बाजार समाप्ति के कगार पे इस बजट को लेकर के कुछ लोगों का ऐसा कहना। आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं अमरीश जी? देखिए, प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रदेश को देने का काम किया है और उसमें विभिन्न वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है। जो है, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी वर्गों के बारे में उन्होंने चिंता की है, जो है, और उसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को प्राप्त होगा। जो है, प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है अमरीश जी का। आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? कृषि पे क्या किए हैं, शिक्षा पे क्या है, और जो खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए क्या है, ये बता दें हमारे विपक्ष में बड़े भाई। व्यापारियों के लिए कहना है इन लोगों का कि व्यापारियों के लिए खास तौर से इस बजट में नहीं कुछ सोचा। मैं कहूँगा कि इस बजट को एक बार फिर से अध्ययन कर लें, जो है, कि इसमें कृषि के लिए क्या है और जो है व्यापारियों के क्या है, जो है। तो बजट को पहले ध्यान से पढ़ें। मैंने जो अभी पढ़ा है बजट को, जो है, उसमें कृषि का भी ध्यान रखा गया, व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है बजट में, ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है इसके माध्यम से। तो क्या यह लाभ नहीं है? ये तो हर वर्ग से जुड़ा हुआ गया। सरकार अब तक कितनी नौकरियां दी हैं ये जनता जानती है, कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है यह भी जनता जानती है। तो चुनावी प्रोपेगेंडा, ये लॉलीपॉप आम जनता के लिए नहीं है। जब धरातल पे जो आप काम करेंगे वो जनता देखती है, उसके आधार पे आपकी जो है चुनावी प्रक्रिया में आपको चुनने का काम करती है। रोजगार, इनका कहने का मतलब है कि रोजगार के जो अवसर होंगे, जो वादे भी किए गए थे, वो रोजगार के अवसर को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रही है युवाओं की। 2017 से पहले का आंकड़ा मुझे निकाल करके दिखा दिए, 17 के बाद का दिखा दिए, आपको सब सामने आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। जो है, कितना रोजगार मिला है, पहले कितना रोजगार लोगों ने दिया है। अब चूँकि क्या है, विपक्ष को कुछ बोलना है, जो है, कुछ बोलेंगे नहीं चलेगा कैसे, जो है, जनता के बीच में कैसे आएंगे। जो है, मैं कहूँगा पहले अपने ये आंकड़े को निकाल करके देख लें और 2017 से लेकर अब तक के आंकड़े को निकाल के देखें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जो है, और कितना फेयर रोजगार प्राप्त हुआ है। जो है, रोजगार के क्षेत्र में पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे, जो है, नौकरियों के नाम पे, क्या वो आरोप प्रत्यारोप कोई लगा सकता है? जो है, निष्पक्षता के साथ आप नौकरियां भी प्राप्त हुई हैं। और आंकड़ों की बात की तो आंकड़े लेकर के आइए, तो मैं कह रहा हूँ ना, आंकड़े 17 से पहले के लेके 17 के बाद के लेकर के आइए। जो है, आपको साफ दिखाई देगा कि क्या किस प्रकार से प्रदेश सरकार ने काम किया, कैसे नौकरी नौजवानों को देने का काम किया है। जो है 2017 के आप हुआ है, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट जो है 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट है। पहली बात, ये पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बजट किसी राज्य का है तो उत्तर प्रदेश का है। जो भी बजट आया होगा तो खर्च कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जैसे चिकित्सा क्षेत्रों में बढ़ा है दर,
किसानों के लिए, भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि पे बजट दर बढ़ी है इस बार, बिजली पे बढ़ी है, तो मुख्य बिंदुओं पे बजट बढ़ाई गई है और ये सबसे बड़ी बजट मानी जाएगी। कृषि दर बढ़ी है। बजट में 6,000 करोड़, जो 6 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन आप धरातल पे आके देखिए, ठेला टपरी वाले और जो मैक्सिमम यहाँ के नवयुवक बेरोजगारी के दर पे आज भी हैं, जो घूम रहे हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए। सरकार नौकरी देने में विफल रही है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, लोग ठेला टपरी लगा के घूम रहे हैं, उसके लिए भी प्रशासन डंडा मार के ठेला टपरी हटा दे रही है। बुनकरों की स्थिति इतनी ख़राब है, और जहाँ ये घाट की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको नंगा करके अगर नया कपड़ा पहनाएं तो कैसा आपको प्रतीत होगा। जो पुरानी काशी थी, जो अंग्रेज, वो विश्व के लोग देखने आते थे, गलियों का शहर बनारस को कहा जाता है, आज उस गलियों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं हम आपके विकास से जो परहेज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से कानपुर नगर और देहात को बसाया गया, आप नई काशी का निर्माण करिए, आपके पास पर्याप्त जगह है। जो धरोहर आपका दक्षिणी वाला है, जिससे 35,000 सोनार वास करते हैं, उस ढांचे को तो रहने दीजिए। जो लोग देखने धरोहर और संस्कृतियों को बचाते हुए विकास करें, और निश्चित तौर पर इस विकास से विपक्ष भी जो है वो भी कह रहा है इस चीज़ों को कि धरोहर और संस्कृतियों को संवारते हुए, उनको संरक्षित करते हुए यह विकास होना चाहिए। हालांकि जहां तक बजट की बात है तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष इस बजट को लेकर के ये कह रहा है सीधे तौर पर कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव है, धरातल पर यह उतरने का काम करेगा या नहीं करेगा, यह तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बजट का आगामी 2027 विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। अब तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट। असम के श्रीभूमि जिले में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सिंगला नदी पर बना पुल अचानक से ढह गया। इस हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए हैं, जिससे बराक घाटी का संपर्क टूट गया है। मैं आपको बता दूं कि राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, और उसे नाजुक हालत में सिलचर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी पुल की तस्वीर है जो भरभरा कर गिर पड़ा। इस पुल के गिरने से बराक घाटी के कई महत्वपूर्ण इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया है। ये देखिए, लोहे का पुल था, बड़ा लंबा चौड़ा पुल स्ट्रक्चर भरभराकर ये गिरा, और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपर्क मार्ग की तरह इस पुल को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इस पुल के टूट जाने से, ढह जाने से कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया है। बराक घाटी का जो संपर्क है वो कई महत्वपूर्ण इलाकों से टूट गया है। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई गाड़ियाँ इस पुल पर थी जब ये पुल गिरा। इस दौरान जब हादसा हुआ, कई गाड़ियां नीचे आ गिरी। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसी जानकारी है, सिंगला नदी पर यह पुल था और ये पुल अचानक से गिरा है। ये देखिए, मौके पर हलचल है। जिस वक्त पुल गिरा, कितने लोग वहां पर थे। चंद सेकंड का वक्त लगा इस पुल को भरभरा कर गिरने में, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। नीचे गाड़ियां गुजर रही थी इस पुल से, और आप देखिए कैसे जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गाड़ियों पर जा गिरा। 4 गाड़ियां भी इस पुल के का जो ये मलबा है इसकी चपेट में आई हैं। कई लोग जो उन गाड़ियों में सवार थे, पुल से गुजर रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। सिंगला नदी पर बना ये लोहे का पुल था जो टूट गया है। दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। जनकपुरी के बाद रोहिणी के सेक्टर 32 में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां खुले मैनहोल में गिरने से बिरजू नाम के एक शख्स की मौत हो गई। बिरजू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, अपना पेट पाल रहा था। लेकिन देश की राजधानी में सिस्टम की लापरवाही की भेंट ये बिरजू चढ़ गया, और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के लापरवाह सिस्टम ने किसी इंसान की, किसी शख्स की जान ली है। बल्कि 1 महीने के भीतर ये चौथी घटना है, और सवाल है कि आखिर कब तक इंसान यूं ही सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस दुखद घटना के बाद हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार की कमी
किसी भी प्रकार का लापरवाही न होने पाए। घटना हुई है, जिन जिन की लापरवाही है उन सबको दंडित किया जाएगा। बहुत 5 दिन पहले दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में गिरकर कमल नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। तब दिल्ली सरकार के मंत्री लापरवाहों पर एक्शन की बात कर रहे थे, सख्त कार्रवाई के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन इन दावों के 5 दिन बाद ही दिल्ली के रोहिणी में सिस्टम की लापरवाही ने बिरजू नाम के एक शख्स की जान ले ली। खुले मैनहोल में गिरने से बिरजू कुमार राय की मौत हो गई। बिरजू की लाश रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए की खुली जमीन में बने खुले मैनहोल से मिली। बिरजू का शव पूरी रात मैनहोल में पड़ा रहा। अगले दिन बिरजू का शव मैनहोल से बाहर निकाला गया। रोहिणी सेक्टर 32 में मेरी मौजूदगी है और जहां पर देखिए आपको यही वो मेन हॉल है जो कि बिरजू की मौत का कह सकते हैं कि जो कि उसको निगल गया या यूं कहें कि मौत का कारण बना। आपको बता दें कि सोमवार की ये घटना थी। यही मेन हॉल था जिसमें अचानक से बिरजू अंधेरे के चलते इस मेन हॉल में गिरता है। 32 साल के बिहार के रहने वाले बिरजू की मौत हो जाती है। उसके साथियों को पता भी नहीं लगता कि आखिरकार बिरजू की मौत कैसे हुई। खोजबीन शुरू होती है तब एक साथी जो साथ में था उसने बताया कि बिरजू की चप्पल जो है वो यही इस गटर के अंदर देखी गई। उसके बाद छानबीन करने पे पता लगा कि बिरजू जो है इसी मेन हॉल गटर में जो है गिर गया है। 2 फीट देखिए इसकी चौड़ाई है और गहराई तो देखिए इसका पता ही नहीं कर सकते आप कितनी गहराई है, क्योंकि बहुत गहरे यहाँ पर नाले बनाए हुए हैं, गटर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर ये थी कि सोमवार तक ये जो मेन हॉल था इस पर ढक्कन नहीं था। लापरवाही घोर सिस्टम की, जिन्होंने इन मेन हॉल्स को जो है खुला छोड़ा हुआ था। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने बिरजू को मार डाला। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ये ऐसी लापरवाही पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरकर कमल नाम के एक युवक की जान चली गई थी। साइट पर कोई वार्निंग साइन, बैरिकेड या लाइटिंग नहीं थी। कोई गार्ड भी तैनात नहीं किया गया था। गड्ढे को बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुला छोड़ दिया गया था, जिसमें गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। इससे पहले नोएडा के सेक्टर 150 में अथॉरिटी, प्रशासन और बिल्डर की लापरवाही से इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन जिम्मेदारों ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा, दिल्ली के रोहिणी इलाके में खुले मैनहोल में गिरकर बिरजू की मौत हो गई। मतलब और अंधेरा यहाँ रहता है, कल की दिखता भी नहीं है, तो अंधेरे में मतलब नहीं दिखा। भी नहीं रहती है यहाँ, लाइट नहीं, कोई नहीं लाइट है। देखिए वर्कर का बताया आना जाना इन्हीं टाइम लगा रहता है। इधर भी मार्केट है, उधर भी मार्केट है, तो आना जाना लगा रहता है। तो मतलब ये सब ये भी खुला था, उधर भी खुला है, 2-3 खुले थे कौला। इस तरह दिल्ली की राजधानी में गड्ढा एक बार फिर एक इंसान के लिए काल बन गया। खुले मैनहोल में गिरने से बिरजू की मौत हुई और इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई। बिरजू की मौत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने सिर्फ 1 साल में ही पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। इन्हें जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। आखिर और कितनी जानें लेकर होश में आएगी ये लापरवाह सरकार। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही से मौत या यूं कहें कि मर्डर पर सियासत जारी है। लेकिन सवाल है कि जनकपुरी की घटना से भी जिम्मेदारों ने सबक क्यों नहीं लिया? मौत का गड्ढा क्यों खुला छोड़ दिया गया? और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक इंसान सिस्टम की लापरवाही की भीड़ चढ़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद, बल्कि इस सिस्टम द्वारा किए गए मर्डर के बाद, हमारी सहयोगी आंचल यादव मौके पर पहुंची, उस जगह पर जहां पर बिरजू नाम का ये शख्स मर गया था, उसकी जान चली गई थी। देखिए वहां से आंचल यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी में एक मजदूर के गटर के अंदर गिरने की खबर आती है, जिसके बाद से इलाके में बवाल मच जाता है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है जहां पर शासन प्रशासन की नाकामयाबी, उनकी लापरवाही का ये प्रतीक बनते हैं। रोहिणी सेक्टर 32 में मेरी मौजूदगी है और जहां पर देखिए आपको यही वो मेन हॉल है जो कि बिरजू की मौत का कह सकते हैं कि जो कि उसको निगल गया या यूं कहें कि मौत का कारण बना। आपको बता दें कि सोमवार की ये घटना थी। यही मेन हॉल था जिसमें अचानक से बिरजू अंधेरे के चलते इस मेन हॉल में गिरता है। 32 साल के बिहार के रहने वाले बिरजू की मौत हो जाती है। उसके साथियों को पता भी नहीं लगता कि आखिरकार बिरजू की मौत कैसे हुई।
खोजबीन शुरू होती है तब एक साथी जो साथ में था उसने बताया कि बिरजू की चप्पल जो है वो यही इस गटर के अंदर देखी गई। उसके बाद छानबीन करने पे पता लगा कि बिरजू जो है इसी मेन हॉल गटर में जो है गिर गया है। 2 फीट देखिए इसकी चौड़ाई है और गहराई तो देखिए इसका पता ही नहीं कर सकते आप कितनी गहराई है, क्योंकि बहुत गहरे यहाँ पर नाले बनाए हुए हैं, गटर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर ये थी कि सोमवार तक ये जो मेन हॉल था इसमें ढक्कन नहीं था। लापरवाही घोर सिस्टम की, जिन्होंने इन मेन हॉल्स को जो है खुला छोड़ा हुआ था। आज देखिए आप, जब ये वारदात हो चुकी है, जब एक व्यक्ति अपनी जान खो चुका है, उसके बाद पत्थर से भी इसको चारों तरफ से कवर कर दिया, लेकिन सोमवार तक सिस्टम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। डीडीए सोया हुआ था कि आखिरकार कैसे किसी की जान आप जोखिम में डाल सकते, कैसे आप मौत को दावत देने के लिए आपने जो तमाम मेन हॉल थे यहाँ के खुले छोड़े हुए थे। लेकिन लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना के बाद से मेन हॉल्स पे सोमवार को जब ये घटना हुई उसके बाद कल इन पे सबको ढक दिया गया, जिससे अगर मीडिया के कैमरे यहाँ तक पहुँचे तो दिखाई दे कि मेन हॉल ढके हुए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नोएडा की घटना, जनकपुर की घटना लोग भूले नहीं थे। सिस्टम भी सबक नहीं लेता है, बार बार लापरवाही करता है और उसके बाद जिम्मेदार कौन होता है? एक आम व्यक्ति। जिम्मेदार होता है सिस्टम, लेकिन किसको जान अपनी गंवानी पड़ती है? एक आम व्यक्ति को। लेकिन किसी को बिरजू की चीखें नहीं सुनाई दी, किसी को बिरजू के परिवार, जिनके कह सकते सहारा बनने के लिए बिरजू बिहार से दिल्ली आया था, मजदूरी करता था, मेहनत करता था, 32 साल का था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। लेकिन आज सोचिए कि इतनी घोर लापरवाही सिस्टम के जिसकी वजह से बिरजू की जान चली गई। और लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी इसमें लोग जिम्मेदार हैं, जितने अधिकारियों की लापरवाही है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये होनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक की जान चली गई। अब आप देखिए वो नाला जो कि इन गटर के ठीक बराबर में है, ये नाला कई जगह पर देखिए खुला हुआ है। ये देखिए इस नाले की गहराई है और ये नाला कितना चौड़ा है। यहाँ पर ये नाला ढका हुआ नहीं है। अब आप सोचिए कि कोई बच्चा, क्योंकि देखिए खेल का मैदान है सामने, मतलब खाली मैदान है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे यहाँ पर खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, जो कि लोग बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसमें अचानक से गिर जाए, रात के अंधेरे में गिर जाए, क्योंकि टूटा हुआ भी दिखाई दे रहा है, दरारें पड़ी हुई है नाले की दीवारों में, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते कि कोई भी बच्चा शिकार हो सकता है। यहाँ तो देखिए एक बड़े युवक की बात थी, लेकिन बच्चा भी इसमें गिरने के बाद हादसे का शिकार हो सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गटर की तस्वीरें, जो कि इस कह सकते हैं कि इस लाइन पे मौजूद है जहाँ पर बिरजू के साथ में हादसा हुआ है। क्योंकि गटर में किस तरीके से इन लोगों ने रातों रात जो है वो ढक्कन लगाए हैं। कल की ये बात बताई जा रही है स्थानीय लोगों के ज़रिए, क्योंकि कोई भी गटर होता है तो उसमें फिटिंग के ढक्कन रखे जाते हैं उसकी चौड़ाई के अनुसार। लेकिन जब आनन फानन में आपको अपनी लापरवाही छुपानी हो, नाकामयाबी छुपानी हो, अपनी कह सकते हैं कि अब आप देखिए ये गटर दिखाइए, देखिए ये तकरीबन 2.5 फीट का गटर है। थोड़ा सा हम नज़दीक से जूम करके आपको दिखाते हैं। पहला गटर 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है और क्योंकि देखिए जो ढक्कन है तकरीबन ये 2 फीट का है। अब आप दिखाइए इसकी गहराई। हम न्यूज़ इंडिया आपको लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से गहरे गटर, मतलब बिरजू के साथ में क्या हुआ होगा। हम दूसरे गटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मैं भी अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती हूँ जिससे हम अंदर की आपको गहराई दिखा सके कि कितना गहराई गटर है। देखिए इसकी गहराई पता नहीं लग रही है, पूरा अंदर तक ये जो गटर है ये आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या हम इसको और जूम करके दिखा सकते हैं कि अंदर तक इसकी कितनी गहराई है? अंधेरा है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सके कि देखिए गटर जो है ये कितना गहराई में है। बिरजू जो कि बिहार का निवासी था, यहाँ मजदूरी करता था दिल्ली के रोहिणी में, वो गिरा होगा तो इसी तरीके का गटर है, क्योंकि इसी लाइन के सारे गटर है। लेकिन इसमें भी आनन फानन में इन्होंने पत्थर रख के और ये सेट करने की कोशिश की है। अब आपको देखिए दूसरा गटर दिखाती हूँ।
कि दूसरे गटर की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि इसमें भी फिटिंग का ढक्कन नहीं है। अगर आप सोचिए कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर झांकने लगे तो वो तो जाकर ही इसमें गिर जाएगा। अंधेरे में अगर मान लो उसको ना दिखे, चलिए इंसान के लिए तो आपने ये इस तरीके का ढीला ढाला ढक्कन इस पर रख दिया है। ये गटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी सेक्टर की। और अगर इन पत्थर पर जिस तरह से ये गटर का ढक्कन रखा हुआ है, क्योंकि ये तकरीबन देखिए 3 फीट का गटर है चौड़ाई में, और इस पर जो ढक्कन लगा हुआ है जो कि पत्थरों के सहारे अभी रखा गया फिलहाल अपनी लापरवाही सिस्टम ने छुपाने के लिए। इसकी भी थोड़ी सी गहराई दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रोशनी ज़रूर हमें दिख रही है। और रात के समय में जहाँ पर लाइट जब यहाँ नहीं है तो कैसे, क्यों इसमें कोई भी गिर सकता है। एक अगर आदमी गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ गया किसी को पता नहीं लगेगा, उसको निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जान बचा पाना तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से इस पे भी देखिए 3 फीट का इसका मुंह है ऊपर का गटर का, लेकिन 2 फीट का इस पे ढक्कन सिस्टम ने कल रखा है जिससे अपनी लापरवाही छुपा सके। इसी तरह की तस्वीर जो है वो तीसरे गटर की भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरी रोड पर यही तस्वीर है। स्थानीय लोगों का कहना है डीडीए और इसके अलावा सिस्टम जो भी इन विभागों को देख रहा है उनकी ऐसी ही लापरवाही नज़र आ रही है। अब देखिए ये भी तकरीबन 3 फुट चौड़ा जो है गटर है, लेकिन इसमें भी 2 फीट जो ढक्कन है 2 फीट का वो रखा हुआ है। ये भी कल रखा गया है जिससे मीडिया आए, मीडिया के कैमरे इन तक ना पहुंच सके। तो आप इस लापरवाही को देख सकते कि यहाँ आज भी कोई व्यक्ति जब अंधेरे में आएगा या तो वो ठोकर खा के गिरेगा तो उसके चोट लग सकती है। कोई जानवर जिसको ना पता हो ना दिखे रात में तो सोचिए वो सीधा आज भी इसमें अंदर जा सकता है गटर के अंदर, क्योंकि यहाँ से इतना ही गटर खुला हुआ है। यही हालात जो है हर एक गटर के रोहिणी के सेक्टर 32 में नज़र आ रहे हैं, जो कि दिखाते हैं कि सिस्टम जो है कितना लापरवाह है और इनके ऊपर जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर सरकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक वारदात लगातार दिल्ली से इस तरीके की सामने आ रही है। और दिल्ली में हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी जनकपुरी में एक ऐसा ही हादसा हुआ था और उस हादसे में भी कमल ध्यानी नाम के एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई। क्या कुछ हुआ था वो रिपोर्ट भी आप देखिए। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे ही वो गड्ढा था जहाँ पर कमल की बाइक गिरी और जिसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ कई सारे गड्ढे हादसों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गड्ढा, ये बाकायदा लगा है, इसके ऊपर पैर रखें तो ये पूरा मुड़ जाएगा। यहाँ पर कोई भी अगर शख्स आता है तो उसका पैर अंदर जाएगा और वो इस गड्ढे में गिर जाएगा। साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बाद हालांकि यहाँ पर वो यहाँ हरे कलर की चादर लगा दी गई है जिससे कि पता चला कि हाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जल बोर्ड की तरफ से, लेकिन ये हादसों के लिए बाकायदा इस स्थान को छोड़ा गया है। देख सकते हैं ये पूरा खंभा गिरा पड़ा है। यहाँ पर भी किसी का पैर फंसेगा तो वो सीधा का सीधा गिर जाएगा। अगर रात के वक्त कोई बाइक लेकर आ रहा है तो भी इस हादसे में वो दाखिल हो सकता है और इस हादसे की वजह से घायल हो सकता है। ये वो इलाका है जनकपुरी जहां पर जल बोर्ड की तरफ से लगातार काम जारी है। ये दावा किया जा रहा है कि इस इलाके को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन बेहतर किया जाता है जब सरकार की तरफ से कोई योजना लागू की जाती है तो उसमें सबसे पहले वहां के नागरिकों की सुरक्षा का बाखूबी इंतजार किया जाता है, इंतजाम किया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं किया गया। इसी के कारण यहाँ पर एक नौजवान की मौत हो गई, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे हादसे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं और यहाँ पर जाम लगने का सिलसिला बाखूबी जारी है, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ से कुछ दूरी पे जनकपुरी थाना है और थाने के बाहर ये स्थिति है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब थाने के बाहर की स्थिति है तो बाकी जनकपुरी इलाके की क्या स्थिति हो सकती है। हालांकि यहाँ दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि यहाँ बेहतर लोगों को सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए काम कराया जा रहा है, लेकिन गड्ढे ये वो गड्ढे हैं जिनमें लोगों की जान जा रही हैं। हाल ही में अभी कमल की जान गई है, लेकिन ये और हादसे की दावत देने वाली स्थिति है। हालांकि ये अभी देखिए नई लाके लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा ये नई है बिल्कुल चादर।
ये नई चादर है और ये इसलिए ला के लगाई गई है कि अब मीडिया यहाँ पहुँच चुका है तो कहीं सवाल खड़े ना हो, इसी के चलते यहाँ पर पूरी तरह से इसको लगा दिया गया है। बाकायदा ये टेप लगाई गई जिस पर लिखा गया है खतरा डेंजर। लेकिन अगर ये पहले लगाई गई होती तो शायद कमल की जान बच जाती। कमल वो शख्स जो बैंक से वापस लौटकर अपने घर जा रहा था लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जल बोर्ड की तरफ से बड़ी लापरवाही इस पूरे इलाके में अपनाई जा रही है। और ये वो रुख है जो लगातार लापरवाही के तौर पर इख्तियार किया जा रहा है। गड्ढे तमाम बने हुए हैं, इलाके में जाम लगा पड़ा है और चारों तरफ धूल मिट्टी डस्ट उड़ रही है। लेकिन दावा यही किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जल बोर्ड का काम बाखूबी जारी है और यहाँ पर आपकी सुविधाएं बेहतर करने की भी तमाम तैयारी की गई हैं। लेकिन यहाँ से वाहन वापस लौट रहे हैं क्योंकि जाम लगा पड़ा है। गड्ढे में वाहन गिर रहे हैं, छोटे मोटे गड्ढे आगे भी हैं, उन गड्ढों की वजह से वापस वाहन लौट रहे हैं। और ये इस बात का साफ इशारा है कि अभी भी दिल्ली सरकार, जल बोर्ड विभाग किसी बड़े और हादसे का इंतजार कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर या कोई पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा नहीं है जो बता सके कि यहाँ स्पीड से ना आए, यहाँ आप गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, आपकी जान भी जा सकती है। और ये स्थिति इस पूरे इलाके की लगभग एक समान है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, जनकपुरी। नोएडा में युवराज की मौत से शुरू हुआ हादसों का ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको नोएडा से ही मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं जहां पर सड़क निर्माण के लिए खोला गया गड्ढा कैसे हादसों को न्योता दे रहा है और ये आपकी ताजा तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जगह जगह मौत के गड्ढे खुदे हुए हैं। मौत के गड्ढे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जहां जहां भी काम चल रहा है वहां खुदाई करके रास्तों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हमने देखा नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की मौत हुई। दिल्ली के जनकपुरी में कमल जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गया, रात भर पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। सुबह उसके शव को बाहर निकाला गया और उसके बाद आज ही सुबह रोहिणी में बिरजू नाम का एक युवक मैनहोल के गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा इस वक्त नोएडा के सेक्टर 63 में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन से कहूंगी मैं कि आप एक बार आगे आकर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। इस नाले को दरअसल पक्का किया जाना है, इसलिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया है। इसी कच्चे रास्ते से लोग निकल रहे हैं। आगे सरिया भी लगे हुए हैं, अगर किसी का पैर फिसल जाता है तो बचने की बहुत कम संभावना रहेगी। और इस गड्ढे की गहराई कम से कम 10 से 12 फीट बताई जा रही है। इस गड्ढे के अंदर, इस नाले के अंदर अगर कोई गिर जाता है तो बहुत संभव है कि उसको बचाया ना जा सके, खासतौर पर अगर देर रात के या सुबह के वक्त कोई हादसा हो जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सड़क के उस तरफ सिर्फ हरा पर्दा एक लगा दिया गया है, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं। अगर इस रास्ते को पार करते हुए, कच्चे रास्ते को पार करते हुए किसी का पैर फिसल जाए, उसको बचाने के लिए कोई उपकरण नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे पूरा चलता फिरता हाईवे है। आप ऊपर की तरफ कैमरामैन एक बार पैन करके दिखाएं तो यहाँ कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर देर रात के वक्त कोई इवनिंग शिफ्ट करके अपने घर की तरफ जा रहा है और इस नाले को क्रॉस करते वक्त उसका पैर फिसल जाए तो उसे देख पाने वाला, सुनने वाला कोई नहीं होगा। कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है। अब से कुछ दिन पहले तक यहाँ पर एक पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ नाले को के ऊपर काम चल रहा है इसलिए वो सड़क पूरी तरह से खोद दी गई है। और लोगों की सुविधा तो दूर, लोगों को सावधान करने के लिए भी यहाँ कोई दूर दूर तक निशान नहीं नजर आ रहा है। और ये हाल है नोएडा के सेक्टर 63 का, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग काम करने आते हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? क्या प्रशासन अब भी सबक लेने को तैयार नहीं है? न्यूज़ इंडिया के लिए नोएडा से नितिशा बंसल। इधर गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में हाल ही में 3 नाबालिग बहनों की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को अब तक हैरान किया हुआ है। 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची, इन 3 बहनों ने 4 फरवरी 2026 की देर रात अपनी घर की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी थी और तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने अब आ रहा है कि तीनों बहनें मोबाइल फ़ोन और ख़ासतौर पर जो कोरियन ऑनलाइन गेम्स हैं उनकी गहरी लत में डूबी हुई।
परिवार ने उन्हें मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर रोक लगाई हुई थी, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गई थी। सुसाइड नोट में उन्होंने माता पिता से माफी भी मांगी थी और कोरिया हमारी जिंदगी है जैसे शब्द भी उनके सुसाइड नोट में लिखे हुए थे। कोरोना के बाद से वो लंबे समय से स्कूल नहीं जा रही थी और दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। इस घटना के बाद न्यूज इंडिया की टीम ने गाजियाबाद के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया। छात्रों, अभिभावकों और प्रिंसिपल से बातचीत में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर बच्चे रोजाना 4 से 6 घंटे या फिर इससे भी ज्यादा वक्त मोबाइल में बिताते हैं। कई अभिभावक मानते हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़ गेम्स में खोए रहते हैं। स्कूल ने बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनके कंसंट्रेशन, नींद और व्यवहार में गिरावट की शिकायत भी दी है। गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र के अंदर 3 बहनों की आत्महत्या के बाद जहां बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बच्चों की वेलबींग को लेकर स्कूल भी सतर्क हो गए हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने गाजियाबाद के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया तो पाया कि स्कूल भी अब अवेयर हो चुके हैं। स्कूल के अंदर काउंसलरों की तैनाती हो चुकी है। अब बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा किसी वाद विवाद से ग्रस्त तो नहीं है या कोई ऐसी चीज जो घर की बातों को लेकर परेशान है, स्कूल में आ रहा है, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। उसको लेकर काउंसलर लगातार अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं और उनके माता पिता से संपर्क करके स्कूल ऐसे बच्चों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बात करी गाजियाबाद के अलग अलग सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों से तो पाया कि वहां पर अलग से एक विभाग बनाया गया है जहां पर डॉक्टर्स की तैनाती करी गई है जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं नियमित रूप से। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन भी पीटीएम के जरिए माँ बाप की काउंसलिंग कर रहे हैं और समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपका स्टूडेंट मिलते हैं, असल में जो भी हमारा व्यवहार है वो 90% पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और परिवार उस चीज को समझ नहीं पाता कि किस तरह से उन्होंने एक बच्चे को अलग थलग कर दिया है या जो परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो उनके बच्चे को प्रभावित कर रही हैं। तो वहाँ स्कूल उनके लिए मददगार है। हम लोग बहुत आसानी से उस बच्चे को पहचान लेते हैं जो सब्जेक्ट टीचर हैं या क्लास टीचर हैं, क्योंकि उनके पास जो बच्चे होते हैं वो उसका व्यवहार परिवर्तन से नोट करती हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला था, अचानक से इसमें क्या हुआ कि इसका व्यवहार चेंज हो गया। जो पेरेंट्स डील करते हैं और बच्चों के बारे में बताते हैं कि बच्चा 24 घंटे गेम में लगा रहता है, फोन पे लगा है, उनका बिहेवियर, उनका पढ़ाई सब इस पे इफेक्ट होती है। और एक्चुअली वो जो चिड़चिड़ापन, एग्रेसिवनेस जो उनमें आ रही है उसकी वजह से वो ऑनलाइन गेमिंग में जो टास्क मिल रहे हैं या ऑनलाइन गेमिंग में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है या एक कह लीजिए कि वो एक तरह से लत जो लग गई है, अगर उनसे गेम या फोन दूर होता है तो उस केस पे वो एक तरह से एग्रेसिव बिहेव करते हैं। बच्चों को जो मोबाइल के एडिक्शन है इस पे मैं पूरी तरीके से इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल की तरफ से हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं उसके लिए इवन वी आर ऑलरेडी कंडक्टिंग द वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराते हैं जस्ट टू शो देम द प्रोज एंड कॉन्स। दूसरा ये है कि अभी साइबर सेल के अधिकारी आए थे संतोष कुमार तिवारी, तो उन्होंने भी आकर के बच्चों का एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। तो मैं स्कूल्स को ये सजेस्ट कर सकती हूँ दे कैन कंडक्ट अ वर्कशॉप फॉर अवेयरनेस। अगर कोई गेम खेल रहा है तो शॉर्ट टर्म में, छोटे अवधि में आप जब गेम खेलते हैं और कुछ अचीव करते हैं